सरप्राइज इज अ वेपन इन जियोपॉलिटिक्स एंड बीइंग रेडी फॉर सरप्राइज इज द बेस्ट शील्ड। तो अभी ट्रंप ने 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी इंडिया पर लगाना का आह्वान कर दिया है। हुआ क्यों है? मतलब हमारे मन में कुछ सवाल होने चाहिए कि वाई दीज टैरिफ्स, राइट? और उसके साथ फिर नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील भी की जा रही है, जिसमें कि ट्रंप का बयान है कि हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट भी करे। ये तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? तो चलिए समझते हैं हो क्या रहा है, और इसका लिंक ऑपरेशन सिंदूर से भी है क्या। अब ऑपरेशन सिंदूर को हम आइसोलेटेड इवेंट या उसकी वजह से ऐसा हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ कैटलिस्ट हो सकता है क्या, यानी कि जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन फास्ट ट्रैक हो गया हो। चलिए समझते हैं। देखिए, दो मेजर रीजंस हैं, एक तो है ट्रेड और एक है रशिया, जिसको इन्होंने कोट किया है ट्रंप ने। ट्रेड में भी एक्चुअली दो रीजंस हैं, एक है टैरिफ। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट टैक्स। उनका कहना है कि इंडिया तो टैरिफ किंग है, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया जो है एक्सेस नहीं दे रहा। तो यानी कि एक तो टैरिफ है, मतलब एक्सेस नॉट ऑन फेवरेबल टर्म्स। अभी मैं इसका भी ऑपरेशन करने वाला हूं। उसका रीजन ये है, इंडिया का कहना है कि आपने हम पर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी कहा है, और पेनल्टी पर अभी क्लैरिटी नहीं है। इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है दैट इज, यानी कि एवरेज इंपोर्ट टैक्स ऑन यूएस गुड्स, दैट इज 17%, बारिंग लग्जरी गुड्स। भाई अगर आप वहां से कार इंपोर्ट कर रहे हैं, हार्ले डेविडसन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर अलग होगा, राइट? आप वहां से स्पिरिट्स यानी कि एल्कोहल, विस्की वगैरह ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर ज्यादा होगा, मानते 150% है उस पर। लेकिन इसके अलावा गुड्स पर 17% एवरेज है इंडिया की तरफ से। और अभी ट्रंप ने कितने का डिक्लेरेशन किया? 25% प्लस पेनल्टी। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, इसी वाले पॉइंट को जरा हम ओपन कर ले पहले। एक्चुअली इंडिया का मानना है कि भाई अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ में हम डेवलपिंग नेशन है, आप डेवलप नेशन हो, और डब्ल्यूटीओ में जो हमारा कमिटमेंट है उसी के अंदर टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि उसी के अंदर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। बट व्हाट ट्रंप इज डूइंग राइट नाउ, नॉट जस्ट विद इंडिया, विद अदर नेशंस एज वेल, इज एक्चुअली वायलेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ पैक्ट्स। तो आप तो खुद जो इंटरनेशनल रूल्स हैं जिसको बनवाने में आपका मेजर रोल रहा है, आप तो उसको खुद ब्रेक कर रहे हो। इतना तो भाई इंडिया भी नहीं कर रहा, जो आप इंडिया पर आरोप भी लगा रहे हो। तो यानी कि एक तो टैरिफ वाला मुद्दा है, दूसरा है नॉन टैरिफ। अब आप कहेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ का मतलब होता है फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसका मतलब है कि भाई जैसे अगर वहां से कोई घी इंडिया में इंपोर्ट होना है, तो इंडिया ने कहा कि अगर आप अपने काऊ को वहां पर कुछ ऐसा फूड दे रहे हो जिसमें कि नॉनवेज इंक्लूडेड है, जैसा कि कहा जा रहा है कि यूएस की डेयरी इंडस्ट्री में होता है। आप कहेंगे यार काऊ कब से नॉनवेज खाने लगी? अरे जो फूड मिलाकर दिया जाता है उसमें मीट का होना, मीट कंपोनेंट का होना, जिससे कि मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ऐसा लॉजिक है इन सम ऑफ द सेक्शंस इन यूएस इंडस्ट्री। तो हमने कहा वो वाला घी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ड्यू टू बिलीफ रीजंस। अब ये तो एक छोटा सा कंपोनेंट हुआ, इसके अलावा भी हैं एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकते हैं, डेटा कंसर्न हो सकते हैं, डेटा लोकलाइजेशन के कंसर्न हो सकते हैं, ई कॉमर्स सेक्टर में हो सकता है नॉन टैरिफ बैरियर ऐसा, जैसे अगर आपकी कंपनी है, वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, वो यहां पर अगर ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, मार्केट प्लेस बनाना चाहती है, ठीक है, आसान शर्तें हैं। लेकिन अगर वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल चाहती हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का मतलब है उनका अलग से स्टोर होगा और उस स्टोर पे वो अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, या जिसके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यहां पर मैनेज करेंगे और फिर वहां पर सेल करेंगे, उसमें भी अलग से कमीशन लेंगे। एक तो होता है प्लेटफॉर्म फी, एक होता है सेलिंग में कमीशन। तो अगर ऐसा कोई ई कॉमर्स का मॉडल होगा तो भाई उस पर हमारी रेगुलेशन टफ है। तो ये नॉन टैरिफ वाले कंडीशंस हो गए। दूसरा, रशिया के साथ उनका कहना है कि आप एनर्जी इंपोर्ट करते हो। अभी मैं अपडेटेड डेटा भी आपको दिखाऊंगा जो जून का डेटा है इस मंथ का, क्योंकि पिछले 11 महीने के रिकॉर्ड टूट गए हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिया इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो इस वजह से भी ज्यादा परेशान है ट्रंप। फिर दूसरा है मिलिट्री कंपोनेंट, कि इंडिया सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंपोर्ट रशिया से ही कर रहा है, मान नहीं रहा है, उसको पैसा जा रहा है और जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में कर रहा है, जिसकी वजह से जितना पैसा अभी तक पंप किया गया यूक्रेन में यूएस द्वारा, उसका कुछ रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा। तो ये वाले पॉइंट हो गए इंडिया की तरफ वाले, हमें इसके अंदर जाना है। दूसरा, भाई साहब पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इज हैविंग मैसिव ऑयल रिजर्व्स। तो हमें देखना पड़ेगा ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स है कहां।
ठीक है, जरा कंपैरिजन करेंगे, डेटा पर हम बात करेंगे। तो आई होप आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। पाकिस्तान के अंदर भी हमें एंगल जानना है कि इसमें चाइना का एंगल क्या है, अफगानिस्तान का एंगल क्या है, ईरान का एंगल क्या है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मतलब न्यू काइंड ऑफ क्लोजनेस बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। खैर, तो 60% हम लगा रहे हैं इनके इंपोर्ट। पहले तो 100% होता था, आपकी जो इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स होती थी उस पर हमने डिक्रीज करके 60% किया था, और 150% ऑन एल्कोहल। नॉन मॉनेटरी मैंने आपको बताया, ट्रेड बैरियर्स जैसे डेटा लोकलाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। रशिया का एनर्जी, अब हम डेटा पर फोकस करते हैं थोड़ा, तब उससे एक पर्सपेक्टिव बनेगा। ये देखिए 11 मंथ का सबसे हाई रिकॉर्ड रहा है जून का, 2.08 मिलियन बैरल्स पर डे, बीपीडी इसकी यूनिट होती है। तो 38% ऑफ रशिया टोटल क्रूड एक्सपोर्ट वो इंडिया को हुआ है, जिससे इंडिया इस समय सेकंड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल परचेजर बन गया है रशिया के लिए, चाइना के बाद। तो कहने का मतलब है रशिया के लिए नंबर 1 कस्टमर बन गया है फॉसिल फ्यूल में चाइना, और सेकंड पर है इंडिया। तो ऐसे में एक RIC इकोनॉमिकली देखें तो यूएसए इसको देख रहा है कि यार ये तो एक थ्रेट बन रहा है। सिप्री के हिसाब से 36% ऑफ इंडियाज आर्म इंपोर्ट हम रशिया से कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई सालों में अगर परसेंटेज की बात करूं तो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने डिफेंस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया। कहने का मतलब है, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इंडिया ने यूएस के प्रेशर में किया है, यानी कि पिछले 10 सालों में हमने रशिया से परसेंटेज ऑफ वेपन वो कम लिए हैं। लेकिन फिर उनको हमें ये भी बताना चाहिए, यार परसेंटेज से मत खेलो, तुम एग्जैक्ट डेटा से खेलो। मतलब उसके अगर आप पिछले 15 साल 20 साल का डेटा लोगे तो मुझे बताओ टोटल डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर है हमारा, वो भी तो बढ़ा है। तो अगर पहले 100 रुपए में से हम 50 रुपए का सामान रशिया से ले रहे थे, भाई साहब अगर हम अब 1000 में से मान लो 110 का ले रहे हैं, तो मुझे बताइए, तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई अल्टीमेटली हमने पहले से कम ही खरीद लिया है? तो कहने का मतलब है हम दोनों फिगर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे हमें पता लगता है कि रशिया अभी भी मोस्ट रिलायबल डिफेंस पार्टनर है इंडिया का, डिस्पाइट द फैक्ट दैट रशिया इज एंगेज्ड इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया ने जो प्रॉमिस किया था, हमारी जो डील थी S-400 की, वो सप्लाई हमें की, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 हमें काम भी आया। ये सब आप देख रहे हैं। WTO कंप्लायंस हम तो कर ही रहे हैं, प्लस हमने कहा कि यार डिस्काउंटेड ऑयल अगर हमें मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। इसमें तो हमें यूएस की हिपोक्रेसी भी दिख रही है। कारण, क्योंकि अभी भी करीब 19%, अगर आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर जाएंगे तो टोटल जो क्रूड आ रहा है या कोई भी एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी सोर्स जो आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, उसका 19% जो है, मैं लास्ट मंथ का डेटा बता रहा हूं, वो आपका रशिया से आ रहा है। और आप हमें कहानी बता रहे हैं कि अरे आप रशिया से क्यों ले रहे हैं, हम पर वो सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अजय श्रीवास्तव, ये फॉर्मर इंडियन ट्रेड सर्विस के ऑफिसर है, इनका ये कहना है कि एक्चुअली यूएस की जो नजर है ना, वो हमारे मेन एग्रो सेक्टर, डेयरी सेक्टर, इस पर है। अब इंडिया ट्रेड नेगोशिएशन में इसको गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है हमारे फार्मर्स, उनका लाइवलीहुड। ये एक तरीके से हमारे लिए रेड लाइन है हमारे नेगोशिएटर्स की, भाई इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और रशिया को लगता है, मतलब यूएसए को लगता है कि भाई ये हम डील को क्रैक करना है। एक्चुअली एग्जैक्टली कुछ ऐसा वो इंडोनेशिया के साथ कर चुका है। मैं इसमें एक और पर्सपेक्टिव आपको देना चाहूंगा, जरा यहां पर देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, जापान के साथ इनकी ऑलरेडी डील हो चुकी है, और डील में जरा देखिए यहां पर 10% टैरिफ लगेगा। 10% टैरिफ, यानी कि यूके से जो सामान जाएगा यूएसए में, उस पर 10% इंपोर्ट टैक्स लगेगा। ईयू और जापान पर लगेगा 15%, और इंडोनेशिया पर लगेगा 19%। इसको उन्होंने हिस्टोरिक डील बताया था, 19%। तो आप कहेंगे फिर तो सर हम पे तो बहुत ज्यादा हो रहा है 25%। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मुसीबत और इनकी मुसीबत में ज्यादा फर्क नहीं है। वो इस वजह से, आपने केवल टैरिफ की फिगर देखी है कि सर इंडिया पर 25% कल से लग जाएगा। आप ये तो देखिए, ये तो डील करके बैठ गए इस कंडीशन पे। एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे आप ईयू का एग्जाम्पल लीजिए, तो ईयू ने कहा ठीक है 15% टैरिफ लगा लो आप हम पर, लेकिन इसके बदले ईयू ने अपनी और कई सेक्टर्स की जो मार्केट है उसको और ज्यादा ओपन किया। प्लस ईयू ने वादा किया है कि $750 बिलियन ईयू जो है इन्वेस्ट करेगा यूएसए में, यूएसए के एनर्जी सेक्टर में, यूएसए के अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो भाई साहब ये जो 15% की कंडीशन है, ये भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करने पर मिली है। जापान की बात करें तो उसकी फिगर है $550 बिलियन। ये इन्होंने प्रॉमिस किया, तब जाके 15% पे डील सेट हुई है इनकी।
और इंडोनेशिया की समझ लीजिए, इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव सबसे बर्बाद डील है। एज आई वाज गोइंग थ्रू द नैरेटिव्स और जी पर्सपेक्टिव जो इंडोनेशिया में चल रहे हैं, हालांकि इनके लीडर का कहना है भाई यही हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने जो आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं प्लस एग्री इंडस्ट्रीज हैं उसको रिस्क पर डाल दिया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कंडीशन के बल मतलब 19% तो टैरिफ है, प्लस अपने जो एग्री सेक्टर है उसको उन्हें ओपन करना पड़ा, तो अल्टीमेटली आपने तो अपने आप को रिस्क पे डाल दिया कि नहीं डाल दिया, रिस्क पर डाल दिया। तो इंडिया पर जो 25% है, मतलब ये तरीका है इनका कि देखो अब शॉर्ट टाइम दिया तुम्हें, 1 अगस्त है, कल तक की बात है, तो कल से लगना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो अपना अभी हमारे हिसाब से डील साइन कर दो। अब इस डील में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, इनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल मार्केट प्रोक्योरमेंट होता है उसमें भी यूएस की कंपनीज को एक्सेस चाहिए। मतलब समझ में आया आपको? मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट अपना सामान खरीदती है तो उसमें अभी आपको पता होगा एक जीएम पोर्टल होता है, ठीक है, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है हमारे देश के अपने जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं हम उस पर फोकस करें कि भाई हम उससे खरीदेंगे। लेकिन इनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, यूएस की कंपनीज उनको कहां भूल रहे हैं, इनकी नजर उस पर भी है। तो यार ये तो हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, राइट? तो हम अपनी एमएसएमईज को पुश कैसे कर सकेंगे? तो यही पर्सपेक्टिव यहां पर दिया गया है कि यार हमें इन वाले सेक्टर्स पे अपने आप को रेड लाइन मानना चाहिए कि इसको तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो अभी जो है ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन ट्रंप को लग रहा था कि यार ये तो डील ऐसे मानेंगे नहीं, तो इनको कुछ टफ कंडीशन दे दो। इससे पहले आपको एक वाक्य बता दूं, 2016 से 2020 तक जो ट्रंप का पहला वाला कार्यकाल था उसमें 2019 में भी ये काम कर चुके हैं, वो है इंडिया के जीएसपी बेनिफिट्स को खत्म करना, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऐसा मार्केट था मैं बोल रहा हूं, जिस पर कि हम टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर सकते थे यूएसए में। अब आप कहेंगे ये किस खुशी में कर रहे थे हम? खुशी इस बात की, देखो भाई हम डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलप नेशन है, और ऐसे में जो इंटरनेशनल रूल्स हैं इकोनॉमी के, जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक पुश करता रहा है, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें एक अनड्यू एडवांटेज इन डेवलप नेशंस को है, स्पेशली यूएसए को है। क्योंकि भाई अगर मैन्युफैक्चर्ड की बात करें प्लस बिग टेक कंपनीज की बात करें तो सब में होल्ड यूएसए का ही है, तो हमें कहीं तो कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप कैसे हो पाएंगी? तो ऐसे में जो डेवलपिंग और डेवलप नेशन के बीच में जो एग्रीमेंट होता था, उस एग्रीमेंट का बेस ये था कि देखो भाई डेवलपिंग नेशंस, तो आपको हम एक्सेस दे देंगे ड्यूटी फ्री, यानी कि आप पर इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो भाई मैन्युफैक्चरिंग बेस ही कम है ना? चलो एक और आइडिया आपको बताता हूँ। इनका एक स्टेटमेंट आया कि यार देखो इंडिया और यूएसए के बीच में तो बहुत ही फीबल ट्रेड है और इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज है। तो बताना चाहूंगा एडवांटेज का एक बड़ा रीजन है सर्विस सेक्टर, ठीक है, आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड सरप्लस में, पहली बात तो ये। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन अगर हम गुड सेक्टर की बात करें तो यूएसए ज्यादा बेच कहां पा रहा है, और ये इसलिए नहीं बेच पा रहा क्योंकि इंडिया की जो है प्रैक्टिस अनफेयर है, यही तो इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। तो उनको हम ये पूछ सकते हैं, ये बता दो कि भाई आपसे ज्यादा टफ कंडीशन तो चाइना के लिए होंगी, राइट? या सिमिलर कंडीशन भी मान लो आप, बारिंग सर्टेन सेक्टर्स। तो चाइना हमारे यहां पर कैसे 120 बिलियन डॉलर प्लस का एक्सपोर्ट कर पा रहा है? मतलब सोचो कि आप अगर 47 बिलियन डॉलर पे कह रहे हो कि बहुत कम है ट्रेड, तो चाइना कैसे 100 बिलियन डॉलर प्लस का हमसे, मतलब हमें बेच पा रहा है सामान? यानी कि फर्क जो है वो इंडिया की पॉलिसी में नहीं है, पॉलिसी तो वही है। मुद्दा यह है कि आपके जो गुड्स है ना यूएसए, वो लेस कॉम्पिटिटिव है। बात समझ में आई? भाई हम आपके गुड्स नहीं खरीद रहे क्योंकि आपसे अच्छे और सस्ते गुड्स हमारे यहां चाइना बेच पा रहा है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन योर डोमेस्टिक पॉलिसीज कि कैसे आप अपने गुड्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएं, चाइना को कंपीट करें, आप हमसे कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करो, आपकी वजह से नहीं हो पा रहा ट्रेड। क्या बात है कि नहीं? लेकिन देखो ये भी ना स्ट्रैटेजी होती है कि अल्टीमेटली दूसरे पर इतना प्रेशर बनाओ, उसको लगे कि हाँ भाई तुम उसकी जरूरत हो, और अल्टीमेटली वो आपके हिसाब से कहीं बीच में डील कर ले, जैसे कि बाकी देश कर रहे हैं। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा? करीब 87 बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट है जो इंपैक्ट होगा। जब बच्चे इस फिगर को देख रहे हैं न्यूज में, तो उनको लग रहा है कि इस फिगर का मतलब है 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं, 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, 87 बिलियन डॉलर वर्थ का जो ट्रेड है वो इंपैक्ट होगा। यानी कि उतने के गुड्स एंड सर्विसेज पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, होगा मतलब, लेकिन उसका एक्चुअल नुकसान कितना होगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा।
बात समझ में आई? ये तो उतना सेक्टर का गुड है जिस पर इंपैक्ट होगा, ठीक है ना। आउटबाउंड ट्रेड पर होगा। अब होगा क्या इससे इंपैक्ट? मान लो कोई से $10 की हमने एक टी शर्ट बेची, ठीक है, यूएस में, अब उस पर 25% लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब $2.5 उस पर अलग से चार्ज लग गया, तो यानी कि अब वही टी शर्ट $12.5 की बिकेगी। तो अगर हमारे यहां से एक्सपोर्ट होकर अब पहले $10 मिल रही थी, अब 12.5 में मिल रही है, तो जो यूएस का कस्टमर है वो सोचेगा यार इंडिया की 12.5 में मिल रही है, अरे इससे तो अच्छा है ये दूसरे वाली ले लेते हैं, बांग्लादेश वाली सस्ती मिल रही है, कोई दूसरे देश की ले लेते हैं वो सस्ती मिल रही है, वो उसका ले लेगा। तो ऐसे में हमारे पास जो ऑर्डर्स आएंगे हमारे मैन्युफैक्चरर्स के पास वो कम आएंगे, और कम आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बिजनेस इंपैक्ट होगा, जॉब लॉस होगा, लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा, राइट। अब जरा जानते हैं कौन से मेजर सेक्टर्स हैं। एक तो जेम एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है उसमें करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया से, और इस पर इंपैक्ट होगा। लेकिन मेरा मानना है कि यार इस सेक्टर पे इंपैक्ट फिर भी कम होगा। कारण, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो वेबलेन गुड्स में आते हैं। वेबलेन गुड्स समझते हो? वेबलेन गुड्स होते हैं कि भाई अगर उनका प्राइस बढ़ भी जाए ना, तो उनको खरीदने वाला कस्टमर कुछ ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है नहीं। एग्जाम्पल, भाई जो जेम्स एंड ज्वेलरी ले रहा है महंगी महंगी, तो वो मतलब प्राइस सेंसिटिव कम होगा ना, उसको तो भाई लेना है तो लेना है। अब सोना 50,000 रुपए हो पर तोला हो या 1 लाख हो, जिसको लेना वो ले ही रहा है, फैक्ट है कि नहीं? तो हाँ कुछ इंपैक्ट होगा, पहले वो ज्यादा ले लेता फिर कम लेता, लेकिन इस सेक्टर पर फिर भी हम कहेंगे मार्जिन इंपैक्ट कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, अब इंडिया फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है, स्पेशली इन जेनरिक मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका ऑलरेडी पेटेंट ओवर हो चुका है, कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको बनाकर एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। यूएसए को इससे बहुत सपोर्ट है, यानी कि कई सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो यूएसए के हेल्थ सेक्टर को अफोर्डेबल बना पा रही हैं इस वजह से, क्योंकि वो इंडिया दे रहा है उनको। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं बेटा इस पे भी लगेगा 25% टैरिफ और प्लस पेनल्टी, और ये करीब $8 बिलियन का एनुअल एक्चुअली ट्रेड इसका होता है। तो इससे कौन सी कंपनीज इंपैक्ट हो सकती हैं? सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके शेयर्स में इमीडिएटली आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिले। नाउ टेक्सटाइल एंड अपैरल, इस पर इंपैक्ट होगा, और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सटाइल और अपैरल ना ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो यानी कि यहां पर ज्यादा जॉब्स जो है वो स्टेक पर है, राइट। तो डेफिनेटली हमारे जीडीपी ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट इनकी प्रॉब्लम है ब्रिक्स। आपको पता है ब्रिक्स जो है वो डी डॉलराइजेशन एज अ वर्ड को यूज कर रही है। इंडिया ने हालांकि लास्ट ब्रिक्स समिट में इस ब्रिक्स करेंसी को तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारा रीजन दूसरा है। हमारा रीजन है कि भाई यहां पर चाइना डोमिनेट कर लेगा, और एक ब्रिक्स करेंसी पर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को खुद शेप नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमारे रुपये पर कंट्रोल भारत का है, राइट, लेकिन वहां पर तो भाई ब्रिक्स करेंसी में तो बड़ी इकोनॉमी चाइना हो जाएगी, उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन यूएसए का कहना है कोई भी देश अगर डॉलर के अगेंस्ट काम करेगा उस पर लगेगी पेनल्टी। ये ब्रिक्स समिट की साइडलाइन पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, याद है आपको? मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। अब इनका कहना है कि लेकिन इंडिया, आप रूपी रूबल ट्रेड तो कर रहे हो, आप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को तो पुश कर रहे हो, यानी कि आप डॉलर पर डिपेंडेंस को कम कर रहे हो, और डॉलर की हेजेमनी बनाकर रखना भाई वो यूएस का एडवांटेज है। तो एनी अटैक ऑन डॉलर इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन यूएस डोमिनेंस या यूएस डॉलर डोमिनेंस। तो इस वजह से उनका मानना है कि भाई ये तो इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में हमारी इकोनॉमी को नुकसान, हमारे डॉलर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सोचते हैं जरा कि यार पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि यार मैसिव ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए इनका स्टेटमेंट है कि एक दिन ऐसा आएगा कि शायद पाकिस्तान जो है ऑयल एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को। पहली बात तो ये अभी का स्टेटस देखिए, 85% के आसपास जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान इंपोर्ट ही करता है। और जिसको ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स कह रहे हैं, तो मैंने सोचा जरा देख लूं किस डेटा के बेसिस पे कह रहे हैं। तो यूएस का जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, EIA, जो यूएस का सर्वे है, उसके हिसाब से जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं वो है करीब 353.5 मिलियन बैरल। तो आप कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। तो थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव और क्लियर हो तो यहां पर सऊदी वाली फिगर देख लीजिए। सऊदी का करीब 267 बिलियन बैरल्स है। तो कहां 267 बिलियन बैरल्स और कहां ये 3.5 मिलियन बैरल। तो 52nd पोजीशन है पाकिस्तान की अगर हम ऑयल रिजर्व्स की बात करें। ठीक, अभी जो टोटल कैपेसिटी है ऑयल प्रोडक्शन की वो 88,000 बैरल्स है। अभी 85% क्रूड ऑयल वो खुद इंपोर्ट ही कर रहा है, राइट। तो जो मैसिव का क्लेम है ये पूरा स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन कैसे? जैसे आपको किसी सर्वे में प्रूव हो गया कि यहां पर ना सोने की खान है, तो आपने कहा मैं तो अमीर हो गया। अमीर कैसे हो गए भाई? अभी तो वहां पर एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज चलेगी, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट होगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहां से सोना निकालना वो कॉस्ट इफेक्टिव है भी या नहीं।
मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे सोने का भाव चल रहा है, अगर लगभग उतना पैसा तुम्हारा एक्सट्रैक्शन में निकल पा रहा है, टोपोग्राफी ऐसी है, ज़मीन ऐसी है, तो भाई क्या ही फायदा ले लोगे तुम सोने की खान का। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑयल के सेक्टर में है, राइट, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इंडिया भी कर चुका है। जैसे अगर कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर से है यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है, तो वो बता सकता है कि उड़ीसा में इंडिया ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एक्सप्लोरेशन पर, राइट, और उसका क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है, फिर कहीं से ऑयल निकलता है, कहीं से नहीं निकलता। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि यार ये तो स्पेकुलेशन के बेसिस पे खेल रहे हैं। लेकिन कर क्यों रहा है? देखो, पाकिस्तान को की इकोनॉमी को अफ्लोट रखना, चलता रहे पाकिस्तान, ये यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। आप इसको ना लोकेशन के हिसाब से समझिए। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, रुकिए, ये है पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान से यूएसए निकल तो गया, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके अंदर हक्कानी नेटवर्क है, और वहां पर भी ना तालिबान के डिफरेंट फैक्शंस हैं, फैक्शंस पाश्तून, ताजिक एटसेट्रा। देयर आर सर्टेन फैक्शंस विच में इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि वो अपना ऑफशूट कोई आतंकवादी ग्रुप बना लें, और वो फिर यूएस से कहें अच्छा तुम जो है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म कर रहे हो, इस्लाम के लिए खतरा कर रहे हो, अफगानिस्तान के लिए खतरा, मतलब इस्लाम के लिए खतरा। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड ओसामा बिन लादेन्स अटैक, राइट। तो फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो यूएस के लिए जरूरी है, जिससे अफगानिस्तान पर नजर रखी जा सके, उसको भी लेवल में रखा जा सके। प्लस पाकिस्तान का ये वाला जो बॉर्डर है ये आता है ईरान के साथ, और पाकिस्तान का ये जो रीजन है बलूचिस्तान रीजन, इसका बलोच रीजन एक यहां पर भी पड़ता है ईरान में, जिसको हम कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान, राइट। तो ऑलरेडी इन दोनों का यहां पर इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि भाई तुम्हारे यहां से कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं जो हमारे यहां पर अटैक कर रहे हैं। ईरान ने भी मिसाइल दाग दी थी अभी लास्ट ईयर। तो पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान को में यूएसए स्ट्रांग रहेगा, तो ईरान अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा यूएसए के खिलाफ, क्योंकि यूएसए ने अभी ईरान पर अटैक भी किया था, बॉम्बर। तो पॉइंट ये है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान का ईरान को कंट्रोल करने में। फिर तीसरा एंगल है यहां से चाइना। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर जा रहा है। तो चाइना करीब 74% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज बीइंग स्पेंट इन सीपैक इज बीइंग स्पेंट इन एनर्जी सेक्टर। आप कहेंगे हम तो सोच रहे थे सीपैक तो रोड है, रोड नहीं है, केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है उसमें रोड भी है, पावर प्लांट भी है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, पोर्ट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, तब मिलाकर सीपैक है। और उसमें 70% प्लस सोचो अगर एनर्जी पर है, एनर्जी में वहां पर थर्मल पावर प्लांट भी बना रहा है और अदर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स भी बना रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर फ्यूचर में स्ट्रांग होना है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो यूएसए जो भी ये एनर्जी पैक्ट कर रहा है वो उसी कंटेक्स्ट में है कि तुम्हें देखो चाइना ही जरूरी नहीं है, हम भी जरूरी हैं और हम तुम्हें अफ्लोट रखेंगे, राइट। ये एक रीजन। तो सीपैक का एंगल हमें समझ में आ गया, राइट। यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन ट्रांजैक्शनल ही है, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू बेस्ड कहां से है यूएस से, राइट। अभी हमें यह भी समझना है अपार्ट फ्रॉम दिस कि इंडिया करे क्या, राइट। तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जरा हिंट कर दूं, ठीक है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहेंगे अरे सर डोनाल्ड ट्रंप सर प्रेसिडेंट हैं, ये बाहर से लगता है। जो वॉशिंगटन डीसी में आपका व्हाइट हाउस है वो एक कंपोनेंट है। इसके अलावा जो पेंटागन है यानी कि डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वो भी अपना एक हेफ्ट रखता है। जो यूएस कांग्रेस है वो भी अपना एक हेफ्ट रखती है। तो यानी कि अभी हमें इन दोनों इंस्टीट्यूशन से भी एंगेज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आउटलुक है टुवर्ड्स ग्लोबल पॉलिटिक्स उससे खुश नहीं है, राइट। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर से लिंक करते हैं। आपने सुना ही होगा अभी लोकसभा सेशन में मोदी जी ने कहा कि इन दैट क्रिटिकल पीरियड नो एक्चुअली लीडर ऑफ द वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप द वॉर, राइट। तो यानी कि ट्रंप कह रहे थे हिस्टोरिक सीज फायर मैंने कराई, हमने क्लियरली बोल दिया कि भाई किसी वर्ल्ड लीडर ने इंडिया को स्टॉप नहीं करा, राइट। अगर देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में ये बयान दे रहा है तो उसका मतलब समझ रहे हैं ये फैक्चुअली करेक्ट ही होगा। कारण क्योंकि जो दो लीडर्स के बीच में बात होती है ना वो ऑफिशियल रहती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहती है। और अगर इवन कोई भी मिनिस्टर जो भी बयान देते हैं हाउस में अगर वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होता तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है, मतलब इस पर आवाज उठ सकती है कि दैट वाज फैक्चुअली करेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो इस वजह से
दिस इज व्हाट इंडिया कम्युनिकेटेड कि भाई आप फर्जी का यहां पर क्रेडिट नहीं ले सकते। इससे पहले हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई पहली जो कॉल है वो पाकिस्तान के साइड आई थी, वो मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट था डीजीएमओस के बीच में, और उसके बाद फिर सीज फायर की बात हुई। अब बाद में कोई क्रेडिट लेने लग जाए कि देखो मैंने बात करी, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर दोनों के बीच में बात हो गई थी और अब ट्रंप ने फिर फोन कर दिया हो, क्योंकि ये क्लियरली कहा गया है कि जिस समय पर ये चल रहा था तो उस समय नो फोन कॉल बिटवीन पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे शो होता है कि भाई इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, आप डील मेकर का क्रेडिट नहीं ले सकते, ये हमारा बायलैटरल मसला है, राइट। तो इससे अब ट्रंप को क्या नुकसान हुआ? एक तो पर्सनल प्राइड, दूसरी बात यह है कि खुद उनकी मीडिया भी तो ट्रंप के पीछे पड़ी हुई है कि भाई आप कह रहे थे कि जैसे ही मैं आऊंगा 100 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करा दूंगा, कहां खत्म हुआ? तो अब कहीं ना कहीं वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी यहां पर इजराइल वाले मैटर में, कभी यहां पर, कहीं उन्हें मिल नहीं रहा। तो ऐसे में वो जो ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से करना चाह रहे थे वो कर ही रहे हैं, टैरिफ वाला जिस पे वो प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे। हो सकता है इस मोमेंट से उनको एक तरीके से बेइज्जती हुई पॉलिटिकली, मतलब एक चैलेंज खड़ा हो गया यूएस की डेमोक्रेसी में, मीडिया वहां पर भी सवाल उठाने लगी, देखो भाई वहां तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। तो इस वजह से भी एकदम से ये बयान आ सकता है, ये कैटलिस्ट का काम कर सकता है, राइट। अब यूएस के डीपर मोटिव्स क्या हैं? देखिए डीपर मोटिव्स में पाकिस्तान को बनाकर रखना, इससे इंडिया पर प्रेशर बना रहेगा। लेकिन इंडिया को ध्यान देना है कि भाई रशिया हमारा टाइमलेस पार्टनर है, राइट। रशिया ने किसी ऐसे स्ट्रेटेजिक थ्रेट के साथ अपनी अलायंस को बनाकर या अपनी पार्टनरशिप को शो करके इंडिया पर काउंटर करने की कोशिश नहीं करी। दूसरा, यूएसए करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन को ऑल्टर। इसका मतलब क्या है? देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए का हेजेमोनिक स्टेटस केवल इस वजह से नहीं बना कि यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, इस वजह से बना कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर यूएस के रूल्स डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन अब कई सारे देश उन्हीं रूल्स का फायदा लेकर स्ट्रांग हो गए। तो अब यूएसए को लग रहा है ये तो गेम के रूल चेंज करने पड़ेंगे। ये वाली बात होगी जैसे आप लूडो खेल रहे हैं ना, और आपको लगा मैं जीत नहीं रहा हूं, तो आपने कहा कि मेरी लूडो है और मैं इसको चेंज कर दूंगा, अब मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको लगेगा कि नहीं यार जियोपॉलिटिक्स में तो तय पैटर्न्स होने चाहिए, ऐसा होता माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब स्पेशली जब से ये कहा गया कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ऑर्डर है, अब डिप्लोमेसी में हर एक वर्ड की एक सिग्नलिंग है, इसको ध्यान रखा जाता है और स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। लेकिन रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है ये सब रूल्स तब तक के लिए काम होते हैं जब तक उस देश को फायदा हो, बाकी तो फिर यही होता है। तो यानी कि वो डिरिस्क करना चाह रहे हैं जो चैलेंजेस यूएस की इकोनॉमी फेस कर रही है, और ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर नेशन यूएस के एडवर्सरीज के साथ अलाइन करेगा, जैसे कि इंडिया कर रहा है रशिया के साथ, तो उसको जो है नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट। साउथ एशिया में वो और ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं, कारण क्योंकि साउथ एशिया से ही कनेक्टेड है, मतलब साउथ एशिया से बॉर्डर कनेक्ट करता है चाइना का। साउथ एशिया में इंडिया ही लीडर है, राइट, और इंडिया के को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अलायंस बना रहा है चाइना। तो यूएस चाहता है कि मैं भी इसमें एक्टिव रहूं क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। लेकिन यहां पर एक अजीब सा डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स ये है कि आप चाहते हैं कि इंडिया को यूज करें आप चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया पर ही आप ये टैरिफ लगा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? तो इसको कहते हैं कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी, यानी कि आप लालच भी दिखाओ कि देखो हम आपको हथियार दे सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, और फिर आप स्टिक भी दिखाओ अगर दूसरा देश आपके हिसाब से ना चले तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मैनेज रखना चाहिए। दूसरी चीज, अभी जो ये रिसेंट 1 अगस्त से टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो हमें WTO प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस बायलैटरल एंगेजमेंट करना चाहिए। बायलैटरल का मतलब है कि यूएस से सेक्टोरल नेगोशिएशंस करनी चाहिए कि इस सेक्टर पे ये इंपैक्ट पड़ेगा, चलो नेगोशिएट करते हैं, नहीं तो हमें भी फिर कुछ ना कुछ काउंटर करने पड़ेंगे जिसका नुकसान यूएसए को होगा। स्ट्रेटेजिकली हम बात करें तो यूएसए इंडिया को जितना ज्यादा चाह रहा था कि कन्वर्ज होगा इंडिया इंडो पैसिफिक में क्वाड को लेकर एंड काउंटर चाइना स्ट्रेटजी पर, तो लग रहा है अभी वो नहीं होगा इन नियर फ्यूचर अगर यही चलता रहा तो। दूसरी चीज, रशिया जो चाह रहा था कि रशिया चाइना इंडिया दे शुड कम क्लोजर, और आरआईसी की बात कुछ समय पहले वैंग ई भी कर चुके हैं जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो पुश किया है ये रशिया चाइना इंडिया को क्लोजर लेकर आए। मैं इसको लेकर एक और एनालिसिस भी लाने वाला हूं जिससे शो होता है कि यहां पर चाइना भी चाह रहा है कि इंडिया के साथ ज्यादा कन्वर्जेंस हो, जिससे कि हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बना सकें जिसमें कि यूएसए इस तरीके से डोमिनेट ना कर सके।
इसके अलावा हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे यूके के साथ अभी हमने इंडिया यूके ट्रेड डील, 2030 का टारगेट हमारा $56 बिलियन का ट्रेड। तो यानी कि यूएसए की इकोनॉमी पर डिपेंडेंस को ग्रेजुअली कम करो और बाकी इकोनॉमी से अपने ट्रेड को बढ़ाओ। एफटीए पर फोकस करो, रशिया के साथ ट्रेड को और एक्सपेंड करो, रशिया की खुद इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो जिससे कि वो डाइवर्सिफाई हो सके। मेक इन इंडिया पर फोकस करो, सेल्फ रिलायंस पर फोकस करो, और जो कोर टेनेट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का इस समय, मल्टी एंगेजमेंट। तो हम मल्टी एंगेजमेंट पर ही आगे चलते रहें। तो दिस इज व्हाट इंडिया हैज टू डू। तो अगर सब कुछ हो गया आपको क्लियर, यू कैन मेंशन क्लियर, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है डू शेयर इन कमेंट्स। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं।